हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे हमारे सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स का वन शॉट नहीं देखा है तो फटाफट से मेरे चैनल पे जाइए और उन सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स को आप देख सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके कोई भी डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसा कि एनवायरनमेंट हम सब जानते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को अगर कंबाइन कर दो तो वो एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे बायोटेक में आ गया हमारा बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, एंड ए बायोटेक में एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। तो एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक्स एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट में वो क्या क्या फंक्शंस हैं जो उसके द्वारा किए जाते हैं, जो अगर एनवायरनमेंट ना होता बेटा तो हम कहीं ना कहीं सरवाइव भी नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारा हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रीज हैं, फिशेज हैं एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट, जितने भी वेस्टफुल गैसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारी की सारी एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरनमेंट हमें सॉइल, वाटर, सन, एयर, ये सारी चीज़ें देता है, तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ देता है। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज लाइक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। और कहीं ना कहीं वो जो ब्यूटी है एनवायरनमेंट की, उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एनवायरनमेंट और उसके फंक्शंस बताइए, और हम तुरंत डायरेक्ट लिखेंगे इसको। ये जो पॉइंट है, ये वाला पैराग्राफ, ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी इन दिस चैप्टर, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो जितना, मान लो घर में, आपके घर में अगर 10 लड्डूज आए हैं और आपके घर में खाने वाले लोग भी 10 लड्डूज हैं, तो ये विद इन द कैरिंग कैपेसिटी बात हो रही है। और अगर खाने वाले 15 लड्डूज खाने वाले हैं और है केवल 10, तो इसे कहते हैं आउटसाइड द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो कि कैरिंग कैपेसिटी के बाहर हो। तो जितने भी रिसोर्सेज बन रहे हैं, क्या उतने ही रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं? रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रिसोर्स रीजनरेशन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। जनरेशन ऑफ द वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो क्या, उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो इसे भी कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या फिर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन बच्चों अगर ऐसा ना हो, उल्टा हो जाए, तो ये रीजंस होते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के। एनवायरमेंटल क्राइसिस भी सेपरेट पूछते हैं कि वो कौन कौन से रीजन है जो हमारे देश में एनवायरमेंट क्राइसिस है। सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा रीजन है कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और रिसोर्स रीजनरेशन कम है। हम जहाँ से ज़्यादा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतने रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू राइज ऑफ पॉपुलेशन, ये हमने पढ़ लिया। ड्यू टू एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलपमेंट वर्ल्ड एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो वेस्ट जनरेट होता है ना, वो बियॉन्ड है, ज़्यादा है हमारे देश की, हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के कंपैरिजन में। तो ये भी एक रीज़न है ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जो दो पॉइंट्स, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी जो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होती हैं, अगर इन्हीं के ही अपोजिट पॉइंट लगा दो तो 2 पॉइंट अपने आप बन जाएंगे हमारे रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस, प्लस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लगा लेना, 3 रीजंस आपके पास सामने से हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, और वो जो 2 पॉइंट आपने लिखे थे ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी, वो उनका भी ऑपोजिट कर देंगे। तो 4 पॉइंट आप तैयार करके चले जाओ, बहुत है, विच आर द रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में,
जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व हो अर्थ का, तो उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो कोल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, मीथेन गैस का हम रिलीज करते हैं जो एनिमल वेस्ट से। और सबसे बड़ा रीज़न डिफॉरेस्टेशन है बच्चों। जितने ज़्यादा प्लांट्स कटते हैं, ट्रीज कटते हैं, उतने हम लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और मीथेन गैस जो एनिमल वेस्ट से निकलती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? इसका इफेक्ट ये है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, जिससे क्लोरोफ्लोरो गैसेज हैं, हाईली डैमेज करने वाली जो गैसेज हैं, डायरेक्टली रेज आ रही हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी जनरेट हो रही हैं। और ओजोन डिप्लीशन की बात कर रही हूँ मैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड अदर फोर्सेस इसके कॉजेज हैं। बहुत ज़्यादा एसी और रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करना, और एरोसोल propellant and bromofluorocarbon which is used in fire extinguishers, उससे भी हमारे देश में कॉज है ओजोन डिप्लीशन का। इसका इफेक्ट है स्किन कैंसर, इसका और इफेक्ट है टेक्सटाइल प्लांट्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, एक्वेटिक ऑर्गेन और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है बाय द ओजोन डिप्लीशन। और इसका एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल लंदन अमेंडमेंट में साइन हुआ था इंडिया के साथ, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको रिड्यूस कम करने का, उन्होंने रिकवरी करने का एक अमेंडमेंट लिया था। तो इसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ताकि हम पर्यावरण मित्र मतलब पर्यावरण से रिलेटेड कुछ ऐसे फेवरेबल चीज़ें करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन डिप्लीशन का, वो कम हो जाए, उसका इफेक्ट नील हो जाए। इसके अलावा बेटा बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया एनवायरनमेंट में, जैसे लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो खराब हो जाना, और जो वेजिटेशन है या जो प्लांट्स है उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उनका भी कम होना, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों का काटना। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी सॉइल की, एक्सेसिव रेनफॉल वगैरह की वजह से वो एकदम से हट जाना, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इसका भी असर पड़ता है। देखो पेड़ कटते हुए दिख रहे हैं, ऐसा पिक्चर आ जाए तो डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन, जो हमारी सरफेस सॉइल है वो वॉश्ड अवे बिकॉज ऑफ रेन एंड फ्लड। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका ख़त्म हो जाना, उनका एकदम से डिमिनिश हो जाना। कई ऐसे एनिमल्स हैं, कई ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं बच्चों, जो बिल्कुल इनका नामो निशान हमारी इंडिया से हट चुका है। दिस इज ओनली एंड ओनली बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ द कंट्री। एयर पोल्यूशन, पानी मतलब हवा में कुछ ऐसे गैसेस का होना जिससे हमारे हार्मफुल इफेक्ट पड़े हमारे लंग पे, और पोल्यूशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हार्मफुल सांस की बीमारियां, अस्थमा वगैरह इससे हो जाता है। और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे सीएनजी गैस वगैरह है, ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना ये क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है इस चैप्टर का, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर PYQs देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या तो उसके इफेक्ट के साथ आता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके एम के साथ आता है, या फिर स्ट्रेटजी हाउ टू हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द कंट्री, या फिर एक हथेली पे ग्लोब या फिर एक हाथ पे ग्लोब बन के आता है, उस पर हाइडल और ये सोलर पैनल वगैरह बन के आते हैं, ट्रीज वगैरह बने होते हैं, ताकि पिक्चर देख के स्टूडेंट समझ जाए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो वो पहचान जाए कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इट इज़ अ डेवलपमेंट of all the future generation to have the potential average quality of life at least as high which is enjoyed by the current generation also by the future generation। मतलब हम अपने आज के साथ साथ बच्चों अपने फ्यूचर को भी अच्छा करते हैं, तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम होता है हम ये इंश्योर करना कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी रही है, और फ्यूचर में भी जनरेशन को भी वही क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। दूसरा एम होता है ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ रखें, और साथ में ही अपने एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करके रखें। मतलब ग्रोथ भी हो रही है और एनवायरनमेंट भी प्रिजर्व हो रहा है। ये इसके दो बेसिक एम है, फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग, ऑल द थिंग्स
को हम मीटअप कर सकें और हम अपने एग्रीकल्चर को अच्छा कर सकें, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अपने सर्विस सेक्टर को अच्छा कर सकें। ये इसके बेसिक एम है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों जनरेशन को, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों जनरेशन को अच्छा करें, डैमेज ना होने दें अपनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हैं इसको भी हम प्रिजर्व करें। नाउ हाउ टू अचीव देम, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करें हम। renewable resources should be extracted on the sustainable base. It means rate of extraction should not exceed rate of regeneration. Restrict use of renewable resources, हमें ज़्यादा से ज़्यादा renewable resources का यूज़ करना है। Substitute non renewable with renewable, जितने भी non renewable resources हैं जो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते उनको हम हटाएं और उन चीज़ों को यूज़ करें जो हम रिन्यू कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी अपने देश को सस्टेन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन को भी रोककर, जैसे सीएनजी गैसेस वगैरह है और भी बहुत सारे इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके भी हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या है? यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट का यूज़ करके, विंड एनर्जी, इनका यूज़ करें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं हम वो रिसोर्सेज यूज़ करें जो बिल्कुल भी पोल्यूशन फ्री हैं। क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करें, जैसे सीएनजी वगैरह है, और कम से कम इलेक्ट्रिक की चीज़ों का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक एक्टिवा, इलेक्ट्रिक कार, इन चीज़ों का। तो इससे भी हमारे देश में सस्टेन होगा और इस स्ट्रेटजी से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस की फॉलो करें, जैसे आयुष ट्रीटमेंट, आयुष की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में दी जाती है, जहाँ पर ए का मतलब है आयुर्वेदा और वाई का मतलब है हमारी यूनानी, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि एंड एच फॉर होम्योपैथिक। इसमें नेचुरोपैथी एक हिडन है, तो एन यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप याद रखना एन मीन्स यहाँ पर नेचुरोपैथी की बात भी कर रहे हैं। बायोकम्पोस्ट चीज़ों का यूज़ करें, केमिकल चीज़ों का बिल्कुल यूज़ ना करें। कोशिश करें कि हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रखेगी और वहाँ पर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होगा। अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को रखेंगे तो हमें कोई भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम अपनी आज के साथ साथ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें अगर हम इसका रिवीजन नोट्स देखें तो क्राइसिस को बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल क्राइसिस। सबसे पहले आप इसकी तैयारी करने के लिए एनवायरमेंट क्राइसिस को सबसे पहले करना, और कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलना। ये क्वेश्चन करने के बाद आप एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करना या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रेडी करना, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके स्ट्रेटजी या फिर एम की बात हो रही है। चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जिनको 80 में से 80 चाहिए होते हैं बेटा। लेकिन अगर बच्चा कोई केवल 2 क्वेश्चन बताओ जो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रेटजी और उसके एम पूरा ही कॉम्बो तैयार करिए, और साथ में हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस के रीजंस, कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का भी पूरा कॉम्बो रेडी करिए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ये वाला पॉइंट। और कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी डाउट अगर मुझे लगता है कि मैं आपका सॉल्व कर पा रही हूँ तो 100% सॉल्व होगा। और वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर बहुत 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 सारे फ्रेंड्स में करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।